क्या आपको ऐसे लगता है कि इंडिया की इकोनॉमी बाय 2031-32 10 ट्रिलियन की बन सकती है? मुझे लगता है आपका आंसर यस है, इसलिए तो ये वीडियो आप देखने आए हो। अगर इंडिया की इकोनॉमी जो आज 4 ट्रिलियन की है नेक्स्ट 7 साल में 10 ट्रिलियन की बन जाती है, तो आपके म्यूचुअल फंड्स कितना रिटर्न्स आपको देंगे, या फिर आप म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट करना चाहते हो? इसका आंसर है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप देख सकते हो। लास्ट 32 ईयर्स में इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हुई है एवरेज 12.5% CAGR। सेंसेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ हुई है 12.5% CAGR। और सेंसेक्स ने लास्ट 32 ईयर्स में इंक्लूडिंग डिविडेंड रिटर्न्स दिए हैं 12.5 CAGR। इसका मतलब है ये तीनों हैंड इन हैंड चलते हैं। सो इसका मतलब है मेरा म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेशन फॉर नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स कितना होना चाहिए? जितना नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी उतना, अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा। अगर आज 4 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी है, बाय 2032 10 ट्रिलियन की बनती है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% की होनी चाहिए। इसका सिंपल मतलब है निफ्टी अप्रोक्सीमेटली उतने ही रिटर्न्स देने वाला है, 11-12% के। सो मेरे म्यूचुअल फंड्स भी अप्रोक्सीमेटली 11 to 12% के रिटर्न्स देंगे, और यही मेरे एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए। अगर मेरे ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने हैं तो कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में कि इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? इसका जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप बहुत अच्छी स्मार्टली वेल्थ जनरेट कर सकते हो। क्यों? इसका जवाब आज आपको मिलेगा। पैसिव इन्वेस्टमेंट्स या फिर इंडेक्स फंड्स ये हमेशा रिस्की होते हैं। क्यों? इसका जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। सो वीडियो एंड तक देखिए। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आपके दो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया का अगर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10 to 11 या 12% होता है, तो आपके म्यूचुअल फंड्स भी 10 to 11-12% के अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए 11 to 12% से एटलीस्ट उतने रिटर्न्स, और उससे थोड़े ज्यादा रिटर्न्स आपके म्यूचुअल फंड्स में बनने चाहिए। ये पहला ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि मैं मिड और स्मॉल कैप में एसआईपी चालू करूंगा या वहां पे इन्वेस्ट करूंगा और लॉन्ग टर्म तक बने रहूंगा तो मेरे रिटर्न ज्यादा होंगे। उनके लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड डाली हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने 9 इंडेक्सेस के रिटर्न्स दिए हैं। आप देख सकते हो निफ्टी 50 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। आप लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखिए, 15 साल के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली हर एक इंडेक्स ने सेम ही रिटर्न्स दिए हैं। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि निफ्टी माइक्रो कैप में बहुत ज्यादा है, 18% के है, या निफ्टी मिड कैप में 16% के रिटर्न्स है 15 ईयर्स बेसिस पे। लेकिन ये 16% रिटर्न्स निफ्टी मिड कैप ने इसके लिए जनरेट किए हैं लास्ट 15 साल में, क्योंकि लास्ट 5 साल के बेसिस पे मिड और स्मॉल कैप ने काफी ज्यादा लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। ऐसा ही चलते रहेगा, ये आपका एक्सपेक्टेशन सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि तीनों इंडेक्सेस मतलब निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप और लार्ज कैप अप्रोक्सीमेटली उतने ही रिटर्न्स देते हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि इंडिया के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का जो रिफ्लेक्शन होता है वो हर एक कंपनी में आता है। सो इंडेक्सेस ये बनते हैं बहुत सारे डाइवर्स सेक्टर से, अलग अलग कंपनियों से। सो उसका रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा। सो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप अप्रोक्सीमेटली उतने ही रिटर्न्स देंगे। अभी हम देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जब भी मार्केट क्रैश होता है फॉर एनी रीजन, जैसे कोविड क्राइसिस हो सकता है, यूक्रेन रशिया हो सकता है, या XYZ रीजन के वजह से मार्केट क्रैश होता है, आपका म्यूचुअल फंड मार्केट से कम क्रैश होना। जैसे आप देखोगे लास्ट 5-6 महीने में लार्ज कैप में अप्रोक्सीमेटली 10-11% का करेक्शन आया है, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में 20 से 25% का करेक्शन आया है। सो आपके जो मिड और स्मॉल कैप के स्कीम है उसमें ज्यादा करेक्शन है, लार्ज कैप में उतना नहीं है। सो इंडेक्स से कम करेक्शन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट। अभी हम देखेंगे कौन से टाइप के फंड्स ये दो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे, एक्टिव फंड्स या फिर इंडेक्स फंड। उसके पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। एक्टिव फंड्स मतलब जहां पे ह्यूमन माइंड का इंटरवेंशन होता है या फिर ह्यूमन ओपिनियन का इंटरवेंशन होता है। जैसे फंड मैनेजर है,
वो एक्टिव कॉल ले सकता है ये फंड्स में, उसको जो लगता है ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट से अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें एडिशन हो सकता है। या फिर फंड मैनेजर कैश होल्ड कर सकता है 5, 10, 15%, उसको लग रहा है अगर मार्केट नीचे आ रहा है अपॉर्चुनिटी बन सकती है तो कैश होल्ड कर सकता है। या फिर हेज पोजीशन ले सकता है, जैसे मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो उसके पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है वो फ्यूचर में सेल करके रख सकता है, सो दैट जो नीचे आने वाली मूवमेंट है, डाउनवर्ड फॉल है, उसका मिनिमम इम्पैक्ट उसके पोर्टफोलियो पे पड़े। सो ये सब चीजें एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर कर सकता है, और फंड मैनेजर का कॉल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? सो इंडेक्स फंड सिंपल है, निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है, जितने भी परसेंटेज या वेटेज पे है, उतने ही सेम वेटेज परसेंटेज से वो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स लिए जाते हैं। सो निफ्टी 50 जितना परफॉर्म करेगा उससे स्लाइटली कम रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड्स देगा। सो निफ्टी 50 का इंडेक्स क्यों कम रिटर्न्स देगा? तो उसमें ट्रैकिंग एरर होता है। ट्रैकिंग एरर का मतलब है जैसे ही इंडेक्स चेंज होता है, मतलब इंडेक्स में XYZ स्टॉक आएगा और ABC स्टॉक्स निकल जाएगा, तो इसमें जो टाइम निकल जाता है पोर्टफोलियो में चेंज करते टाइम, तो उससे ट्रैकिंग एरर होता है। रिडेम्पशन आप करोगे अगर इंडेक्स फंड में, तो 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसा देना है। सो रिडेम्पशन के लिए थोड़ा कैश मेंटेन किया जाता है फंड में, प्लस इसका मैनेजमेंट फीस थोड़ा सा होता है। सो ट्रैकिंग एरर, कैश ड्रैग मतलब कैश होल्डिंग के वजह से, और फंड मैनेजमेंट फीस के वजह से इसके रिटर्न्स हमेशा इंडेक्स से आपको कम मिलेंगे। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स और इंडेक्स फंड्स का अभी हमने एग्जैक्टली क्या फर्क होता है वो समझा है। अभी हम देखते हैं इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स के एग्जैक्टली प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सो जैसे मैंने अभी अभी कहा कि इंडेक्स फंड कभी भी इंडेक्स को बीट नहीं कर सकता है ड्यू टू 3 रीजन। सबसे पहला, थोड़ा सा कैश उसमें होल्डिंग करना पड़ता है फंड मैनेजर को, क्योंकि अगर रिडेम्पशन आए तो पैसा देने के लिए कैश होल्डिंग किया जाता है। सेकंड है, फंड मैनेजर की फीस होती है, कम होती है कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड, लेकिन वो जो फीस होती है उसके वजह से रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं। और ट्रैकिंग एरर, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, वापस एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेक्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस करने के लिए म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में थोड़ा सा टाइम लगता है। जो टाइम में जो डिफरेंस होता है उसमें जो शेयर की मूवमेंट होती है उसको बोलते हैं ट्रैकिंग एरर। सिंपल भाषा में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो ये ट्रैकिंग एरर के वजह से रिटर्न्स कम होते हैं। इसका मतलब है इंडेक्स फंड में आप रिस्क तो मार्केट की पूरी ले रहे हो, मतलब निफ्टी 50 में जो रिस्क है वो एग्जैक्टली आपके फंड में भी है, इंडेक्स फंड में भी है, लेकिन आपको रिटर्न्स निफ्टी 50 जितना जनरेट करेगा दिखेगा उसमें, उतने आपके निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में नहीं मिलने वाले हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। आप कोई भी इंडेक्स फंड निकालिए, उसका जो इंडेक्स है उससे आपके रिटर्न हमेशा कम रहेंगे। अभी हम देखते हैं एक्टिवली मैनेज फंड के प्रोज एंड कॉन। सबसे बड़ा बेनिफिट है, फंड मैनेजर ने अगर अच्छा सा कॉल लिया मार्केट के ऊपर तो इंडेक्स को या फिर मार्केट को काफी आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे बहुत सारे फंड्स आपने देखे होंगे, वन ऑफ द नेम्स इज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, असमली इंडेक्स को और मार्केट को बीट कर रहा है क्योंकि फंड मैनेजर ने सही कॉल लिए है। सो इसका कॉन भी वही है, अगर फंड मैनेजर का कॉल गलत हो गया तो ये इंडेक्स को और मार्केट को अंडर परफॉर्म कर सकता है। और प्रोस क्या है? तो कैश होल्ड कर सकते हैं फंड मैनेजर। अगर मार्केट नीचे आ रहा है और फंड मैनेजर को लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो ऐसे टाइम पे 5, 10, 15% कैश होल्ड करने के वजह से नीचे वाले मार्केट में ज्यादा खरीदी हो सकती है, प्लस हेज पोजीशन क्रिएट किए जा सकते हैं। सो ये एक्टिवली मैनेज फंड्स के प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको बताए। अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे एक्टिवली मैनेज फंड्स वर्सेस इंडेक्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसे रहा है। इसमें मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स देने वाला हूं। सो सबसे पहला एग्जाम्पल में निफ्टी 50 वर्सेस एक वन ऑफ द लार्ज कैप फंड्स का कंपैरिजन हिस्टोरिकल बेसिस पे हम करेंगे। ये शीट में आप देख सकते हो निफ्टी 50 का ये पास्ट परफॉर्मेंस है। इसमें डेटा लिया गया है 25 मार्च 2015 से लेके 26 मार्च 2025 का। सो यहाँ पे आप देख सकते हो डेली बेसिस पे निफ्टी 50 का इंडेक्स कितना था फ्रॉम 25 मार्च 2015 से लेके 26 मार्च 2026 तक। एवरी
डे बेसिस 330 को क्लोजिंग निफ्टी 50 कितना था और डे वाइज चेंज कितना परसेंटेज था, तो ये आप देख सकते हो। पूरे 10 साल का ये डेटा लिया हुआ है नीचे। इसके बाजू में आप देख सकते हो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न, 2 ईयर रोलिंग रिटर्न, 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और 7 ईयर रोलिंग रिटर्न। मतलब अगर मैंने 26 मार्च 2015 को इन्वेस्ट किया होता एग्जैक्टली एक साल के बाद, मतलब 26 मार्च 2016 को मेरे रिटर्न्स कितने होते, निफ्टी 50 में मेरे रिटर्न्स -2.21% होते। अगर मैंने 27 मार्च 2050 को 15 को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो मेरे रिटर्न्स 27 मार्च 2016 को कितने होते, तो -0.01% होते। सो ऐसे एवरी डे 1 ईयर रोलिंग बेसिस के हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस लिए हैं। सो ऐसे 2215 ऑब्जर्वेशंस है 10 साल में। उसमें से निफ्टी 50 में 1936 ऑब्जर्वेशंस ये पॉजिटिव है और 279 ऑब्जर्वेशंस निगेटिव है। 2 ईयर रोलिंग बेसिस पे आप देख सकते हो ये निगेटिव ऑब्जर्वेशंस का प्रमाण कम हो चुका है। इसके बाद 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स में ओनली 10 ऑब्जर्वेशंस निफ्टी 50 में निगेटिव है। और आप देख सकते हो 5 साल के रोलिंग रिटर्न बेसिस पे, मतलब अगर 26 मार्च 2015 को मैंने इन्वेस्ट किया और 26 मार्च 2020 को मैंने पैसे निकाले तो कितने रिटर्न्स होते, तो ऐसे अगर 5 साल के रोलिंग आप ऑब्जर्वेशंस लेते तो 0 ऑब्जर्वेशन निगेटिव है, 7 ईयर बेसिस पे भी 0 ऑब्जर्वेशन निगेटिव है। सो इसमें ऊपर वाले डेटा में आप क्या देख सकते हो, तो अगर 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के हमने 2215 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, उसमें मिनिमम रिटर्न्स कितने थे, तो सबसे लोएस्ट रिटर्न्स -33.40%, मैक्सिमम रिटर्न्स कितने थे, तो 91.18%। ये 2215 ऑब्जर्वेशंस में एवरेज रिटर्न, ये कॉलम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरेज रिटर्न्स मतलब सब जो ऑब्जर्वेशंस है उसके एवरेज रिटर्न्स कितने रहे, मतलब इन्वेस्टर्स को एवरेज रिटर्न्स कितने मिले 1 ईयर रोलिंग बेसिस पे, तो 14.16%। और मीडियन, मीडियन का मतलब ऐसे होता है कि अगर ये 2215 ऑब्जर्वेशंस हमने लाइन में लगाए, मतलब सबसे मैक्सिमम टू मिनिमम, तो जो मिड जो इन्वेस्टर है उसके रिटर्न्स रहे 12.22%। सो जैसे ही ये रोलिंग रिटर्न टूवर्ड 7 ईयर रोलिंग पे जाते हैं तो मीडियन और एवरेज रिटर्न सिमिलर काइंड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होते जाते हैं ये और टाइम पीरियड बढ़ते जाता है। सो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए कौन सा रो इंपॉर्टेंट है, तो एवरेज रिटर्न्स वाला। सो 7 ईयर बेसिस पे अगर निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट करते तो आपके एवरेज रिटर्न्स 18.98% बनते। अभी ये यहाँ पे देखने की बात है, ये निफ्टी 50 का इंडेक्स के रिटर्न्स है, लेकिन क्या ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स में इतने ही रिटर्न्स होते, तो स्लाइटली इससे कम रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में मिलते। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा है, ट्रैकिंग एरर होता है, कैश ड्रैग होता है, फंड का एक्सपेंस चार्जेस होते हैं। सो इससे स्लाइटली कम रिटर्न्स आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड्स में देखें। अभी निफ्टी 50 के साथ हम कंपैरिजन करेंगे आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड का, एक सिर्फ एग्जांपल बेसिस के लिए है। सो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, यहाँ ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। सो सेम टाइम पीरियड में हमने डेटा लिया है 25 मार्च 2015 से 26 मार्च 2025 का डेटा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज रिटर्न्स 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 17, 18, 18.43, 19.2 और 22.68% के रहे हैं। सो ये एग्जैक्ट रिटर्न है आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड रेगुलर प्लान में। अभी ये दोनों डेटा का मतलब इंडेक्स फंड निफ्टी 50 और आईसीआईसीआई ब्लू चिप का अगर हम एनालिसिस करें तो ये एनालिसिस है। सो ये इंडेक्स 50 और ये आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड म्यूचुअल फंड का है। सो जहां पर भी आपको ग्रीन दिख रहा है बेटर परफॉर्मेंस है कंपेयर टू अदर। सो यहाँ जहां पर भी म्यूचुअल फंड में ग्रीन दिख रहा है इंडेक्स से बेटर परफॉर्म किया है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में ऑलवेज इंडेक्स निफ्टी 50 से बेटर किया है। यहाँ पे वापस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इंडेक्स के रिटर्न्स और इंडेक्स फंड के रिटर्न में थोड़ा फर्क होता है। इंडेक्स फंड्स के स्लाइटली कम होते हैं। एविडेंट है कि आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड ने काफी बेटर परफॉर्म किया है पूरे डेटा में। आपने ये आपको यहाँ पे देखा होगा। सेकेंड एग्जांपल में हम देखेंगे बीएसई मिड कैप और एक लीडिंग
म्यूचुअल फंड का सेम एग्जांपल हम लेते हैं। ये एग्जांपल में आप देख सकते हो इंडेक्स में बीएसई मिड कैप इंडेक्स हमने लिया है। सेम ऑब्जर्वेशन पीरियड 25 मार्च 2015 से लेकर 26 मार्च 2025। हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर कौन सी रो इंपॉर्टेंट है? एवरेज रिटर्न्स की। सो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे मिड कैप में इंडेक्स में 20.28% के, 2 ईयर पे 20.19, फिर 3 ईयर रोलिंग रिटर्न, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न और 7 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 23.06% के रिटर्न्स यहाँ पे देखे गए हैं। अभी हम देखते हैं एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का रेगुलर प्लान में सेम टाइम पीरियड में एवरेज रिटर्न्स कितने रहे। सो ये रिटर्न्स रहे। अभी हम डायरेक्टली जाते हैं एनालिसिस करने। सो पहला जो है ये बीएसई मिड कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज रिटर्न, मीडियन रिटर्न्स और पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस। और ये म्यूचुअल फंड का जो ऑब्जर्वेशंस है वो एचडीएफसी मिड कैप रेगुलर फंड का डेटा है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने काफी बेटर परफॉर्म किया है ओवर बीएसई मिड कैप इंडेक्स। यहाँ पे वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ बीएसई मिड कैप इंडेक्स से काफी कम रिटर्न्स दिए होंगे कोई भी आपने अगर मिड कैप इंडेक्स फंड्स लिया होता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है इसमें कैश ड्रैग होता है, एक्सपेंस रेशो के वजह से रिटर्न्स कम हो जाते हैं, ट्रैकिंग एरर होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स से काफी बेटर परफॉर्म किया है। और एक मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करते और 5 साल बने रहते तो 100% ऑफ द टाइम्स आपके रिटर्न्स ये पॉजिटिव होते। 3 ईयर बेसिस पे मतलब 3 साल आप बने रहते तो 94% ऑफ द टाइम लास्ट 10 साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स ही मिलते। सो ये हमने अभी देखा है मिड कैप इंडेक्स और एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का कंपैरिजन। अभी हम जाते हैं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और एसबीआई स्मॉल कैप का कंपैरिजन अभी हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बीएसई स्मॉल कैप का इंडेक्स का परफॉर्मेंस यहाँ पे मैंने लिया है। सो एवरेज रिटर्न्स हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ इन्वेस्टर। सो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 23.17% ने स्मॉल कैप इंडेक्स ने रिटर्न्स दिए हैं। 2 ईयर रोलिंग रिटर्न एवरेज रिटर्न 25.04 और 7 ईयर पे आप डायरेक्टली जाइए सो 27.47% के एवरेज रिटर्न्स बीएसई स्मॉल कैप ने हमें दिए हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये भी देख सकते हो 7 साल तक ये फंड में बने रहते तो 0% ऑफ द टाइम्स मतलब 100% ऑफ द टाइम्स आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते। इसका कंपैरिजन हम करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। सो एवरेज रिटर्न आप देख सकते हो 7 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 37.31% एवरेज रिटर्न्स है। मतलब एवरी इन्वेस्टर का अगर एवरेज लेंगे हम ये स्कीम में 37.31% का होगा। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 31.11% का होगा। सो दोनों का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मैक्सिमम रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में मतलब एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कम रहे हैं कंपेयर टू, ये लाइन आप देख सकते हो इंडेक्स मतलब एस बीएसई स्मॉल कैप ने मैक्सिमम जो रिटर्न्स दिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे ये ज्यादा है। लेकिन इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें एवरेज रिटर्न से लेना देना है। सो एवरेज रिटर्न पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने हमेशा बेटर परफॉर्म किया है एवरी टाइम फ्रेम में। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस में भी आप देख सकते हो 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे ज्यादा टाइम्स पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस दिए हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स में अगर आप 3 साल तक बने रहते 3 ईयर रोलिंग रिटर्न बेसिस पे 81.19% ऑफ द टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलते। लेकिन यही आप एसबीआई स्मॉल कैप में 3 साल तक आप इन्वेस्टेड रहते तो लास्ट 10 साल में 100% ऑफ द टाइम्स आपके रिटर्न्स पॉजिटिव होते। सो ये मैंने कंपैरिजन किया है इंडेक्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स का। सो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमने किए हैं और क्या क्या कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं वो अभी हम देखते हैं। ये जो मैंने डेटा आपको प्रेजेंट किया है उसके बारे में काफी ज्यादा कंसर्न्स भी मार्केट में है कि इंडेक्स फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्टिवली मैनेज फंड्स बुरा परफॉर्म करते हैं। सो एक एसएनपी का एक डेटा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है। लार्ज कैप कैटेगरी में 10 ईयर रोलिंग बेसिस पे 60% जो फंड्स है एक्टिवली मैनेज वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इंडेक्स को। इसके ऊपर मेरा टेक ये है कि एज एन इन्वेस्टर, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा था
कि आने वाले 5-7 साल में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 10 to 11% का होने वाला है। जैसे पास्ट डेटा दिखाता है 32 ईयर्स में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12.5% सीएजीआर से हुआ है और सेंसेक्स ने भी 12.5% सीएजीआर के रिटर्न्स दिए हैं। जो भी इंडेक्स मैंने दिखाए थे अप्रोक्सीमेटली 7 एंड का लॉन्ग रेंज में मतलब 10 to 15 ईयर्स डेटा अगर आप देखते हो तो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स होते हैं। सो अगर आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% या 11% होता है तो हमें इसको बीट करना है। सो अगर आपको नेक्स्ट 5 से 7 साल में 12% के भी रिटर्न जनरेट हो गए तो भी ये अच्छे माने जाएंगे। सो आपका एज अ इन्वेस्टर गोल होना चाहिए कि पोर्टफोलियो बेसिस पे आपका पोर्टफोलियो 12% या उससे ज्यादा रिटर्न्स कमाए, ना कि एवरी जो स्कीम आपने ली है वो एकदम आउट परफॉर्मर बने। सो ये आपका कंसर्न है। इसके लिए क्या क्या करनी चीजें जरूरी है? सबसे पहला असेट अलोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो आज जो आर्ग्यूमेंट चालू है, लोग इंडेक्स फंड्स के पीछे भाग रहे हैं क्योंकि 60% एक्टिवली मैनेज फंड्स अंडर परफॉर्म करते हैं। सो कोई बता नहीं सकता है कौन आउट परफॉर्म करेगा कौन अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन इतना जरूर है 100% ऑफ द टाइम जो इंडेक्स फंड्स है वो कंपैरिजन वाले इंडेक्स को अंडर परफॉर्म ही करते हैं। सो अगर इंडिया की इतनी अच्छी ग्रोथ होने वाली है, एक्सपेक्टेड है, तो क्यों आपको अंडर परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो में जाना है? सो एक्टिवली मैनेज फंड्स का अगर आप राइट असेट अलोकेशन करोगे तो आप 12% के रिटर्न्स पा सकते हो अप्रोक्सीमेटली। मैं कह रहा हूं प्रोवाइडेड इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10.5% या 11% से हो सकता। सो ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है? सो मैं मेरे इन्वेस्टर्स के लिए या मेरे खुद के पोर्टफोलियो में कैसे कॉम्बिनेशन रखता हूं, तो एक स्कीम क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली रखता हूं, उसके बाद एक स्कीम वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली रखता हूं, एक स्कीम मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली रखता हूं, एक स्कीम कॉन्ट्रा स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाली रखता हूं। क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है जैसे बिटवीन 2020 से 2024 वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और मोमेंटम स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे मैं एक एग्जिबिट डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रॉम 2020 से लेके 2024 जून तक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और जैसे जून 2024 के इलेक्शंस हुए उसके बाद क्वालिटी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ये आउट परफॉर्म करना चालू हुआ है। सो ये चारों स्टाइल का अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे, डेट और इक्विटी का परफेक्ट अलोकेशन अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल रखोगे, तो आप जो आने वाले टाइम में जो ग्रोथ स्टोरी है, नॉमिनल जीडीपी 10.5% या 11% से ग्रो होता है तो आपका पोर्टफोलियो 12% तक जा सकता है और आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जो बेंचमार्क होता है वो फंड मैनेजर के लिए होता है। एज एन इन्वेस्टर हमें कोई बेंचमार्क नहीं है। हमारा बेंचमार्क इतना ही होना चाहिए कि मेरी लॉन्ग रन में निफ्टी 50 या फिर इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से अच्छा परफॉर्मेंस मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी मैंने डेटा प्रेजेंट किया है और जो भी मेरे व्यूज है ये मेरे पर्सनल व्यूज, इससे भी अलग किसी के व्यूज हो सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मुद्दा ये है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए और उसको डेटा बैक्ड आपके पास होना चाहिए। सो जो मैंने एक्सेल शीट गूगल डॉक्स फाइल जो मैंने आपके सामने रखा था वो अगर आपको चाहिए तो ऑफकोर्स ये पेड है। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे पिंग कीजिए। मैं आपको वो गूगल डॉक्स फाइल एक्सेल फाइल जरूर दूंगा और उसके नॉमिनल चार्जेस भी रहेंगे। क्या चार्जेस है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको बताऊंगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए।